कांशीराम का अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद को नई बुलंदियों पर ले गए मान्यवर कांशीराम। कांशीराम के नजरिए से अम्बेडकरवाद को देखें तो किसी भी संगठन या फिर संस्थान को अम्बेडकरवादी तभी कहा जा सकता है जब ये पता हो कि उसका उद्देश्य क्या है। कांशीराम और मायावती। सोशल मीडिया। भारत में राजनीति का ग्रामा बदल देने वाले मान्यवर कांशीराम का उदय 70 के दशक में हुआ और उनके इस योगदान की वजह से उनके समर्थकों तथा उनके विरोधियों तक ने इस व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया। कांशीराम की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी हाल में अर्जुन सिंह द्वारा उन पर बनाई गई फिल्म दी ग्रेट लीडर कांशीराम देखते ही देखते यूट्यूब पर छा गई। उन पर बने गाने इन दिनों पब्लिक में खूब सुने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल यूट्यूब पर उनके पुराने भाषण और टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू भी ढूंढ ढूंढ कर सुने जाते हैं। अम्बेडकरवाद बनाम कांशीरामवाद। कांशीराम और उनके संघर्षों के बारे में जब भी बातचीत होती है तो उन पर एक आरोप आम तौर पर लगता है कि वो अम्बेडकरवाद से विमुख राजनेता थे। अम्बेडकरवाद से उनकी विमुखता के पीछे तर्क दिया जाता है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए साधनों की पवित्रता पर यकीन नहीं करते थे, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर नैतिक मूल्यों के समर्थक थे। इन्हीं आरोपों की वजह से कांशीराम की पार्टी बीएसपी को पोस्ट अम्बेडकराइट यानी अम्बेडकरवाद से बाद की पार्टी कहा गया और उनकी विचारधारा को कुछ लोगों ने कांशीरामवाद नाम दिया। कांशीराम के जीवन संघर्ष पर लिखने वाले अभय कुमार दुबे, सतनाम सिंह, एच.एल. दुसाद, बद्री नारायण आदि लेखकों ने उनकी विचारधारा पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है, लेकिन इस बीच अभी हाल ही में आर अकेला ने कांशीराम द्वारा प्रकाशित की गई पत्र पत्रिकाओं से उनके संपादकीय लेखों और साक्षात्कारों को हिंदी में अनुवाद करके कई खंडों में प्रकाशित करवाया है, जो कि कांशीराम के विचारों को समग्र रूप से समझने में काफी मदद करती है। कांशीराम के संपादकीय लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि शुरुआती दिनों से ही उन पर अम्बेडकरवाद से विमुख होने के आरोप लगते रहे थे। उन पर ये आरोप ज्यादातर आरपीआई और दलित पैंथर के लोग लगाते थे। अपने लेखों में वो समय समय पर इस आरोप का जवाब भी देते रहते थे। उनका मानना था कि जिनकी वजह से अम्बेडकरवादी आंदोलन कमजोर हुआ है, वो लोग नहीं चाहते कि अम्बेडकरवाद पुनर्जीवित हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जनता के बीच उन्हें अपनी असफलता का हिसाब देना पड़ेगा। दी ओप्रेस्ड इंडियन के अपने संपादकीय लेखों में कांशीराम जगह जगह यह उद्धृत करते हैं कि कैसे उनका आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन है और कैसे वो इसे दीर्घायु करने लिए काम कर रहे हैं। इस विषय पर उनका सबसे महत्वपूर्ण लेख अप्रैल 1979 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने विचार की आंदोलन से जुड़े निम्न पहलुओं के तौर पर चर्चा की, जो कि उनके अनुसार उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से सीखा। अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकट काल में तो और भी अधिक अम्बेडकरवाद की परिभाषा। कांशीराम ने डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 1925 में स्थापित डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की परिभाषा से अम्बेडकरवाद की परिभाषा निकाली। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट डिप्रेस्ड क्लासेज के लोगों का संगठन है, जो डिप्रेस्ड क्लासेज के हितों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेज के लोगों द्वारा चलाया जाता है। संस्थान का उद्देश्य उन्हें वर्तमान दबी कुचली स्थिति से निकालकर एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना है जहां उनको सामाजिक और राजनीतिक समानता प्राप्त हो तथा उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। इस प्रकार कांशीराम के नजरिए से अम्बेडकरवाद को देखें तो किसी भी संगठन या फिर संस्थान को अम्बेडकरवादी तभी कहा जा सकता है जब ये पता हो कि उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए काम कर रहा है, कौन चला रहा है और किसके पैसे से चल रहा है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा जातिगत गुलामी के खिलाफ आंदोलन है, जो कि बिना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का निर्माण किए संभव नहीं है। संगठन संस्थान निर्माण किसी भी व्यक्ति या समाज में आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि उससे उस समाज व्यक्ति को पता चलता है कि वह भी कुछ कर सकता है। आत्मविश्वास व्यक्ति में आत्मसम्मान पैदा करता है।
आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि अपने सकारात्मक कार्य की वजह से खुद का सम्मान करना। स्वाभिमान का मतलब है कि व्यक्ति अपने द्वारा चुने हुए कार्य करे और लोग उसी कार्य के अनुसार उसका सम्मान करें। स्वाभिमान की भावना गुलामी के खिलाफ सतत संघर्ष के लिए बेहद जरूरी है। काशीराम के अनुसार अम्बेडकरवादी आंदोलन को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपने संसाधन रुपया, मानव संसाधन और संचार माध्यम, समाचार चैनल, संस्थान, संगठन स्थापित करने चाहिए। काशीराम की दी हुई अम्बेडकरवाद की उक्त परिभाषा आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आजकल आए दिन अम्बेडकर के नाम पर कोई ना कोई संगठन बन रहा है। आंदोलन की गतिशीलता। अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित करने और उसको गतिमान बनाए रखने के लिए काशीराम शोधार्थियों से अम्बेडकरवाद पर अपना सैद्धांतिक ज्ञान और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपना व्यावहारिक ज्ञान साझा करने की अपील करते हैं। उनके अनुसार अम्बेडकरवाद तभी गतिमान रह सकता है जब वह बिना अपनी मूल भावना मिटाए समयानुसार अपने अंदर परिवर्तन कर ले। इसके लिए वो बाबा साहब द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समय समय पर शुरू की गई पत्र पत्रिकाओं मूक नायक 1920 बहिष्कृत भारत, 1927 जनता, 1930 समता और प्रबुद्ध भारत 1955 का उदाहरण देते हैं और अपने द्वारा शुरू किए गए दी ओप्रेस्ड इंडियन, बहुजन नायक, बहुजन टाइम्स आदि का हवाला देते हैं। इसी तरीके से बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया 1942 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 की संकल्पना की। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज की भी स्थापना की। काशीराम के अनुसार उन्होंने बाबा साहब से ही प्रेरणा लेकर जरूरत के मुताबिक बामसेफ, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, डीएसफो और बीएसपी बनाई। नकारात्मकता को हटकर नवीन ऊर्जा का प्रवाह। काशीराम के अनुसार आंदोलन में लगातार मिल रही असफलता हताशा और नकारात्मकता का माहौल पैदा करती है, जिससे कि समाज में भय और निराश बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति यथास्थितिवाद को भी जन्म देती है, जहां लोग अपनी क्षमता पर ही शक करना शुरू कर देते हैं। उनके अनुसार आरपीआई और दलित पैंथर की असफलता का यही परिणाम हुआ। इसके उदाहरण स्वरूप वो बाबा साहब के धर्मांतरण की रजत जयंती पर 14 अक्टूबर 1975 में नागपुर में हुए बौद्ध सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव को देते हैं, जिसमें कहा गया कि सरकार और दूसरे लोगों को हमें दलितों को उठाना चाहिए, नहीं तो हम दलित कभी उठ नहीं पाएंगे। काशीराम के अनुसार यह प्रस्ताव अंबेडकर के 14 अक्टूबर 1956 के दृष्टिकोण साफ अलग था, क्योंकि तब ये कहा गया था कि हम स्वयं को उठाएंगे, हम मानवता को उठाएंगे। चहुराए असफलता से उपजी निराशा को समाप्त करने के लिए उन्होंने चलता फिरता अंबेडकर मेला, साइकिल मार्च, जेल भरो आंदोलन, जन संसद आदि आयोजित किए। अपने आंदोलन को आत्मनिर्भर बनने के लिए पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा पर बल दिया। समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले नेताओं को चिन्हित करने के लिए उन्होंने चमचा युग नामक किताब लिखी, क्योंकि उनके अनुसार आरक्षित सीटों से चुनकर जाने वाले नेता अपने समाज की आवाज न बनकर अपने मालिक की आवाज बन गए। उन्होंने ऐसे नेताओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूना पैक्ट के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया, लेकिन इससे आंदोलन में नकारात्मकता ना फैले, इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी मांग छोड़ दी। नवंबर 1982 के अपने संपादकीय लेख में उन्होंने इसके व्यापक कारण बताए। अपने आंदोलन में नवीन ऊर्जा के सृजन के लिए उन्होंने अन्याय मुक्त क्षेत्र की अवधारणा की बात की, जिसके तहत अक्टूबर 1983 में होशियारपुर और नागपुर को अन्याय मुक्त क्षेत्र के तौर पर ग्रहण किया। इसी कड़ी में उन्होंने जापान में बुराकू लिबरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दिसंबर 1983 में आयोजित भेदभाव के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की और ऐसा ही सम्मेलन भारत में करने के बारे में सोचने के साथ साथ अपने समर्थकों से अनुरोध किया कि दुनिया भर में जहां कहीं भी भेदभाव के खिलाफ संघर्ष हो रहा हो उसके पक्ष में खड़े हों,
ताकि भविष्य में उनके हितों की सुरक्षा हो सके। असमानता के प्रतीक ब्राह्मणवाद पर सतत हमला। कांशीराम ब्राह्मणवाद को भारत में जाति आधारित की नींव मानते थे, इसलिए वो उसके प्रतीकों को ध्वस्त करने के लिए हमेशा संघर्षरत थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने पूना को हमेशा ही अपने आंदोलन का एक केंद्र बनाकर रखा, क्योंकि पूना से ही पेशवा शासन की शुरुआत हुई थी। अपने लेखों में वो गाय को आगे करके की जाने वाली राजनीति से लेकर सांप्रदायिक दंगों में दलितों की सहभागिता पर भी आगाह करते रहते थे। कांशीराम हर अंबेडकर जयंती पर आग्रह करते थे कि बाबा साहेब को याद करने का पूजा केंद्रित तरीका बदलकर मिशन केंद्रित बनाना चाहिए, जिसके लिए इसे वार्षिक मामला न बनाकर दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। ब्राह्मणवाद के प्रतीक चिन्हों के ही बहिष्कार के तौर पर उन्होंने भगवान बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपने आंदोलन का मुख्य ध्येय बनाया। आंदोलन को आयामों पर अलग अलग लड़ना। कांशीराम के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के बाद अंबेडकरवादी आंदोलन के असफल होने का एक बड़ा करना उनके अनुयायियों द्वारा आंदोलन के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयामों को एक दूसरे से मिला देना था। उनके अनुसार खुद बाबा साहब अपने जीवन काल में इससे बचते रहे। इसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने बाबा साहब के लखनऊ में दिए किसी भाषण को उद्धृत करते थे, जहां वो कहते हैं कि जिनकी आवश्यकताएं एक हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए। कांशीराम ने कहा कि वो अपने जीवन काल में आंदोलन के विभिन्न आयामों को एक दूसरे में मिलाने की गलती कभी नहीं करेंगे। लेखक पीएचडी कर रहे हैं और अधिक जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।